हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और वो भी रिवीजन कर रहे हैं। तो बच्चों रिवाइज अच्छे से आपको करना है। चलिए प्रीवियस सेशन में क्या किया था एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों हमने जो चीज की थी वो है सार्व गुणनखंड और सार्व। तो यहाँ पे हमने गुणनखंड और गुणज पता कर लिया था पहले क्या होता है, यानी फैक्टर्स को बोलते हैं गुणनखंड और मल्टीपल्स को गुणज। तो होते क्या है ये, भाई कोई संख्या है, अगर फैक्टर की बात करें तो कोई संख्या है मान लो, और उसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, भाई वो नंबर इसके फैक्टर होंगे जिन जिन संख्याओं से वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। और मल्टीपल क्या होते हैं, भाई ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे टेबल हम लिखते हैं वैसे ही मल्टीपल्स लिख देते हैं। यहाँ पे कॉमन आ जाता है। कॉमन मतलब क्या होता है, अगर मल्टीपल्स की बात करते हैं हम तो देखिए 4 के मल्टीपल लिख लीजिए, 3 के मल्टीपल लिख लीजिए, और इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं जो सार्व हों वो अलग से लिख लेंगे, वो हो गए इनके कॉमन मल्टीपल। सिमिलरली कॉमन फैक्टर्स आप लिख लीजिए। क्लियर है, ये किया था हमने प्रीवियस सेशन में। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लगता हो, पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और हमने डिस्कस की थी। एक चीज हमने क्या डिस्कस की थी, जिन दो संख्याओं का सार्व गुणनखंड एक हो, या सिर्फ आप लिख सकते हो यहाँ पे एक चीज और करेक्ट कर लिए, लिख लीजिए, क्योंकि कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे केवल, केवल एक हो, एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसीलिए मैंने इस वर्ड पे ये आपको अलग से लिखवाया है कि कोई भी दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका सार्व गुणन केवल एक होना चाहिए। तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों दो संख्याएं मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है? दो संख्याएं मैंने आपको बता दी हैं, ये क्या है, ये 3 और 4 है को प्राइम। ठीक है, ये क्या है, को प्राइम है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या 10 और 9 को प्राइम है, और 10 एंड 12 क्या ये को प्राइम है, ये बताना है। और 10 9 10 12 को प्राइम, ये है आपका सवाल। तो बताइए मुझे कि क्या ये को प्राइम है, क्या ये सह अभाज्य है। कौन सी, एक तो 10 और 9, फिर दूसरा पेयर 10 और 12, क्या ये दोनों सह अभाज्य, कौन बताएगा। देखिए मैंने आपको होमवर्क भी दिया था बच्चों की 5 पेयर आपको लिख के आनी है। अब इसका मुझे बताइए कि 10 और 9 सह अभाज्य है या नहीं है। बेटा अगर आपको आंसर पता है तो आपको देखिए पीछे नहीं हटना है, आंसर देना है, घबराना नहीं है आपको। तभी तो आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे, और तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ आपको सवाल आते हैं या नहीं आते। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आंसर आपको आते हो एटलीस्ट वो आंसर आप दे पाए। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या 10 और 9 को प्राइम है, सह अभाज्य हैं, तो कैसे पता लगेगा। देखिए यहाँ पे 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 10 के गुणनखंड बताइए मुझे क्या क्या होते हैं। ये होता है 1 2 5 और 10, यही होते हैं। जिन संख्याओं से 10 पूरा पूरा भाग होगा वो संख्याएं 10 के गुणनखंड हो जाते हैं। अब 9 की बात करते हैं, 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 3 और 9, यही होंगे। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक है इनका कॉमन फैक्टर, ये और ये, है ना, कॉमन फैक्टर एक ही है। तो बस यहाँ पे यही तो बोला गया है, जिन दो संख्याओं का सार्व गुणनखंड केवल एक हो, तो इनका केवल एक है सार्व गुणनखंड, ये क्या हो गए, को प्राइम हो गए ये। ठीक है, को प्राइम है ये। अब वहीं पे बात करते हैं हम 10 और 12 की। तो 10 का 1 2 5 और 10, और 12 के क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12।
तो इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, है ना। ये भी 1 भी आता है दोनों में और 2 भी दोनों में आता है। तो इनके क्या हो गए, ये हो गए कॉमन फैक्टर। तो ये क्या है, ये कोप्राइम नहीं है बच्चों, ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा और भी तो कॉमन फैक्टर आ गए इसमें। तो इसीलिए इन दोनों में से क्या है, कोप्राइम सिर्फ ये है। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है, पूछना चाहते हैं, कुछ भी तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए बच्चों। निम्न के सार गुणनखंड, निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बीस और 28, चलिए फटाफट मुझे पार्ट ए का आंसर बताएंगे आप, क्या होगा इसके ए पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, शाबाश। कौन बताएगा इसका आंसर, कोई भी बच्चा बता सकता है। बेटा बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है आपको, काफी देर हो गई क्वेश्चन लिखे हुए भी। अब तक आपका देखिए आंसर तो आ जाना चाहिए था, है ना। बहुत इजी है ये। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व कर लेते हैं हम कैसे इसको हल करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे अगर पार्ट ए है, इसमें नंबर क्या क्या है हमारे। एक तो है संख्या 20 और एक है 28। तो हमें सार गुणनखंड निकालने हैं, है ना। तो उस सार गुणनखंड निकालने के लिए हमें इन दोनों के गुणनखंड यानी फैक्टर्स निकालने हैं। तो 20 के क्या क्या फैक्टर होंगे, जिन संख्याओं से 20 पूरा पूरा भाग होता है वो 20 फैक्टर्स। जैसे एक, है ना, एक को 20 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना, ऐसे देख सकते हैं। या 20 को 1 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग होता है। फिर 2, है ना, 2 10 जा 20 होता है। और क्या होगा, 3 हो नहीं सकता, 4 होगा। 4 को 4 से 20 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 5 आता है, तो पूरा पूरा भाग हो रहा है। फिर 5 से होगा ये, है ना, 5 चौके 20। और क्या हो जाएगा इसके बाद, 5 के बाद 6 7 8 9 में से कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। 28 के देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से हो नहीं सकता, 4 सते 28, 4 हो गया। फिर 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 चौक 28 होता है। फिर 8 9 10 11 12 13, फिर 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आसान करने के लिए चीजों को आप, मैं इस तरह से भी लिख सकते हैं। 28 की बात करें तो 1 इंटू 28, है ना, 2 इंटू 14 और 4 इंटू 7, ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इनको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 28 आ रहा है, 28 आ रहा है, 28 आ रहा है ना। तो इजीली ये पता लग जाता है। सिमिलरली 20 के साथ अगर देखें तो 1 इंटू 20,
2 इंटू 10 और 4 इंटू 5, ये हो जाएंगे 20 के फैक्टर। तो बच्चों इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अब देखिए ये तो फैक्टर्स की बात है और ये निकालने आते भी हाँ कर चुके हैं। हमें चाहिए कॉमन फैक्टर, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कैसे आएगा बच्चों? जो इनमें कॉमन होगा वही सार्व गुणनखंड होगा। तो एक आ गया, फिर 2 भी तो कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो 1, 2 और 4 के कॉमन फैक्टर्स होंगे सार्व गुणनखंड। तो बच्चों इसी तरह से पार्ट बी और सी करेंगे, लेकिन आप अपने होमवर्क में करेंगे। एक जैसे से क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लीजिए। किसी बच्चे को कुछ डाउट है पूछ सकते। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए आपके लिए कुछ और क्वेश्चन है, यहां पे मैं आपको देने वाला हूं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो निम्न के सार्व गुणनखंड आपको लिख, इस बार 3 टर्म्स हैं, 4, 8 और 12। ठीक है, एक पार्ट हम यहाँ करेंगे, एक आप होमवर्क में करेंगे। 5, 15 और 25। जल्दी से मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर बता दीजिए। पार्ट ए का क्या आंसर होगा? तो किसी को आंसर अगर पता है बता सकते हैं बच्चों आप आंसर। देखिए यहां पे क्या करना है, आपके पास 4 है, 8 और 12, इन सब के लिखेंगे फैक्टर्स गुणनखंड। तो 4 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों 1, 2 और 4, है ना। 1 से पूरा पूरा भाग होगा 4, 2 से भी और 4 से भी। इसी तरह 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4 और 8। और 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12, सबके फैक्टर्स लिख देंगे, गुणनखंड लिख देंगे। के बाद क्या करना है, गुणनखंड लिख के कॉमन फैक्टर्स हमें चाहिए, यानी सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे? जो इन सब में कॉमन है। सब में एक तो एक है कॉमन, है ना, एक सब में दिख रहा है, ये रहा। फिर 2 भी सब में आ रहा है, क्या 4 सब में है? बिल्कुल, एक इसमें इसमें सब में 4 है तो 4 भी लिख देंगे। ये इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए, नोट डाउन कर लीजिए। और अगला सवाल होमवर्क में करेंगे आप, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। एक सवाल और करेंगे फिर। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य
इसके पार्ट्स मैं बता देता हूं, 18 और 35। आपको चेक करना है कौन सी सहअभाज्य है कौन सी नहीं है। 15 और 37, 30 और 415, 81 और 16। चलिए इनको फटाफट नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों किसी का आंसर आया है तो अपना आंसर आप बता सकते हैं। सवाल बहुत इजी है बच्चों, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी डिस्कस किया था, है ना। क्या है इसमें, अगर पार्ट ए की बात देखें तो हमें इनके फैक्टर्स यानी गुणनखंड चेक करने हैं। गुणनखंड देखिए क्या क्या आते हैं। 18 का क्या गुणनखंड होगा, 1, 2, 3, 4 से पूरा पूरा भाग होता नहीं है ना, 5 से, 6 से होता है भाग, फिर 9 और 18 यही होंगे। और क्या आ गया 35। 35 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 आ जाता है, फिर 3 से ये भाग होता नहीं पूरा पूरा, 5 से होता है, फिर 7 से और 35 से। अब इसका कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर क्या होगा, सार्व गुणनखंड जिसको हम बोलते हैं वो 1 होगा। क्या 1 के अलावा और कोई भी आपको इन दोनों के फैक्टर जो है उनमें कॉमन दिख रहा है, सार्व दिख रहा है? नहीं, क्योंकि बस एक ही है जो कॉमन है दोनों में, बाकी सब अलग अलग हैं, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, कोप्राइम या फिर सह अभाज्य इसको बोल देते हैं। सह अभाज्य हो गया, क्लियर है। चलिए एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, भाई ये भी ऐसी हो जाएगा, बी वाला भी ऐसी हो जाएगा, डी वाला भी ऐसी होगा, सी एक बार कर लेते हैं, थोड़े है बड़े नंबर्स दिख रहे होंगे इसमें आपको। 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 30 के फैक्टर्स लिखिए, 1, 2, 3, फिर 5, 6, फिर 10, 15 और 30, यही आ जाएगा। 1 30 जा 2, 15 जा 3, 10 जा और 5 6, ठीक है। तो ये 30 के फैक्टर्स हो गए। अब 415 है, काफी बड़ा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या देखना है, हम 415 के फैक्टर्स तब तक निकालते रहेंगे जब तक, देखिए एक तो होगा इसका फैक्टर, है ना, एक से तो पूरा पूरा भाग होगा ही, जब तक हमने इनमें से कोई फैक्टर नहीं, है ना, तब तक हम निकालते रहेंगे। तो चेक करेंगे 415 2 से पूरा पूरा भाग होता है या नहीं होता, तो इसके एंड में 0 2 4 6 8 में से कोई डिजिट नहीं है, इसलिए ये 2 से भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, मतलब 2 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे कैसे, 4 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 और 1 10, 10 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, इसलिए ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब 3 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर हम 4 से चेक करेंगे, तो 4 से कैसे बताया था मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट में, अंतिम के 2 डिजिट इनको 4 से भाग करके देखना है, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये भी पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। 5 से चेक करते हैं, क्या ये 5 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्यों, क्योंकि 5 से भाग कौन नंबर होंगे, या तो जिसके एंड में 5 रहेगा या 0 रहेगा, तो इसके एंड में यानी यूनिट प्लेस पे 5 है, इसलिए इसका फैक्टर 5 भी होगा। अब देखिए एक तो कॉमन मिल ही गया हमें, है ना, और एक 5 भी कॉमन मिल गया। इसके बाद चाहे कितने ही फैक्टर्स इसके आए, जैसे 83 हो गया, 415 ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो ये सब चाहे इसके फैक्टर्स हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता,
हमें ये पता लग गया कि एक के अलावा इसका 5 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो अगर एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर मिलता है और कोई और सार्व गुणनखंड मिलता है तो वो सह अभाज्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सह अभाज्य नहीं होगा। बाकी के जो 2 पार्ट्स आपके बच गए, ये और ये होमवर्क में कर लेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपने ये किए हैं सॉल्व। तो बच्चों, किसी को कोई डाउट होता है, इमीडिएटली आप हैंड रेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।